हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन एपिडेमियोलॉजी के आखिरी दो टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो मेटा एनालिसिस और एक है क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ठीक है। इसके बाद में अपना एपिडेमियोलॉजी खत्म हो जाएगा। अपन एक इसी की एपिडेमियोलॉजी की एक छोटी यूनिट और रहती है, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन्स और कोल्ड चेन रिएक्शंस, ठीक है। उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मेटा एनालिसिस है क्या? मेटा एनालिसिस एक ऐसी ऑब्जेक्टिव या सिस्टमेटिक रिव्यू होता है, ठीक है। ये कंबाइन करता है या समराइज करता है रिजल्ट्स को, जो अपन सारी स्टडीज, सेवरल स्टडीज जो पढ़ते हैं ना, उन सबको क्या कर देता है, समराइज कर देता है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं कि ये है क्या, ठीक है। ठीक है, इन ऑब्जेक्टिव सिस्टमेटिक रिव्यू होता है दैट इम्प्लाइज, ठीक है, स्टैटिकली मेथड्स टू कंबाइन एंड समराइज द रिजल्ट ऑफ सेवरल स्टडीज़, ठीक है। कि मतलब जो सेवरल जो स्टडीज सारी की सारी जो स्टडी करते हैं ना अपन, अलग अलग डिजीज़ को क्या करते हैं, उनको हेल्थ केयर सर्विसेज में लाने के लिए, ठीक है, कि उनको कैसे अपन मतलब उनका डाटा एनालिसिस करके कैसे उनको सही कर सकते हैं, उन डिजीज़ को एरेडिकेट कर सकते हैं। उन सारे जो क्या करते हैं, मतलब स्टैटिकल मेथड के जो क्या करते हैं रिजल्ट्स होते हैं, उन सबको क्या करते हैं, एक चीज़ समराइज करते हैं, एक जगह लाते हैं। उनको क्या बोलते हैं, मेटा एनालिसिस बोलते हैं, बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टडीज़ के जो रिजल्ट है उनको क्या किया जाता है, समराइज़ किया जाता है। कि अलग अलग स्टडी की अपन ने इंडिपेंडेंट, कि मतलब जैसे अपन ने किया ना केस कंट्रोल स्टडी, ठीक है, कोड स्टडी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी, डेस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। तो जितने भी मतलब एपिडेमिक्स जो केसेज रहते हैं उनको अपन क्या करते हैं, मतलब रेडिकेट करने के लिए, उनको कम करने के लिए जितनी भी स्टडी करते हैं उनको समराइज़, उनके डाटा को एनालाइज करके उनको समराइज़ करते हैं कि अब अपन इसको हेल्थ केयर प्रोग्राम में कैसे या हेल्थ केयर सर्विसेज में कैसे यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, मेटा एनालिसिस बोला जाता है बेसिकली। अब बेसिकली आगे बढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव सिंथेसिस ऑफ ऑल अनबाइस्ड एविडेंस, कि एक सिंथेसिस है क्वांटिटेटिव, कि जितने भी अनबाइस्ड जो एविडेंसेज मिले हैं, ठीक है, उनको जो डाटा मिले हैं उनको अपन क्या करेंगे, समराइज करेंगे, मीन टू बी, ठीक है, फॉर समराइज ए लार्ज, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डाटा, ठीक है, एस्टेब्लिशिंग एंड डिटरमाइनिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इफेक्ट, ठीक है, एंड टू इंक्रीज द पावर ऑफ प्रिसाइज, ठीक है। अपनी जो स्टडी कर रहे हैं उसकी पावर और प्रिसीजन को बढ़ाने के लिए अपन सारे के सारे जो स्टडीज है उनको क्या करेंगे, समराइज करेंगे लार्ज वॉल्यूम को, ठीक है, एस्टेब्लिश करेंगे, उनको एस्टेब्लिश करके डिटरमाइन करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे उनका, उनके इफेक्ट का, और फिर क्या करेंगे, अपनी जो स्टडी है उनके पावर को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, उनको प्रिसीजन को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। अब उस मेटा एनालिसिस से क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं, दो प्रकार के रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। एक तो इसको बोलते हैं फॉरेस्ट प्लॉट एंड फनल प्लॉट। फॉरेस्ट जो प्लॉट होता है वो क्या करता है, टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर्स इफेक्ट से साइज, मतलब जो अपन ने इसे डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब क्या है कि जो अपन ने इफेक्ट किया है, ठीक है, अपन ने जो स्टडी की है उसके जो इफेक्ट आया है, ठीक है, उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिस्क्राइब करने का मतलब क्या है। एक और चीज़ है कि थोड़ा अलग हटके बताना चाहूँगा कि जो मेटा एनालिसिस होता है बेसिकली वो क्या होता है, रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि अपना जो स्टैटिकल पावर होता है वो बढ़ता है, ठीक है। उससे सैंपल साइज़ क्या है कि अपन जैसे सैंपल साइज़ बढ़ाएंगे ना, कि सैंपल साइज़ बढ़ाएंगे कि सारी की सारी जो स्टडीज़ अपन ने की है उनके अपन पॉपुलेशन पे उसको कैसे लागू करेंगे, उसके लिए अपन सैंपल साइज़ बढ़ाएंगे, कि अलग अलग स्टडी लेंगे, उनको अपन क्या करेंगे, समराइज़ करेंगे, ठीक है, उनको एनालाइज़ करेंगे, जो रिजल्ट आएगा अपन उसको क्या करेंगे, लागू करेंगे। तो ये क्या करेंगे, अपन उसका सैंपल साइज़ करेंगे। तो ये अपन मेटा एनालिसिस इसलिए नहीं कर रहे कि अपन इसको रिस्क फैक्टर को पता लगाना है, अपन इस अपनी स्टैटिकल पावर पता लगाने के लिए कर रहे हैं, उसको बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ताकि अपन क्या कर रहे हैं, हेल्थ केयर प्रोग्राम में इसको क्या करेंगे, अच्छे से क्या करेंगे, यूटिलाइज़ कर पाएंगे, ठीक है। अब बात आते हैं दो प्रकार के, फॉरेस्ट प्लॉट और फनल प्लॉट बेसिकली है क्या, ठीक है, कि जो रिजल्ट्स आए उनको अपन कैसे लागू करेंगे, वही तो है। क्या है रिजल्ट्स बेसिकली, कि मतलब जो रिजल्ट्स आते हैं उनको अपन दो प्रकार से क्या करेंगे, रिजल्ट्स को दो प्रकार से शो कर सकते हैं। ये शो करने का अपना क्या तरीका है, कि जो अपन ने एविडेंसेस लिए, ठीक है, समराइज किए, अब जो अपन अपने पास उन स्टडीज़ का क्या है रिजल्ट्स आया, अपन उनको क्या करेंगे, अब शो करेंगे। उन शो करने के लिए अपन क्या करेंगे, दो प्रकार के क्या करेंगे, प्लॉट यूज़ में करेंगे। एक होता है फॉरेस्ट प्लॉट, एक होता है फनल प्लॉट। इनको अपन क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अपन आगे देखते हैं फॉरेस्ट प्लॉट, ठीक है। फॉरेस्ट प्लॉट क्या होता है, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो चीज़ें होती है, ठीक है। सबसे पहले ये देखते हैं कि अपन एक्स एक्सिस में क्या लिखा जाता है, ठीक है। ये जो चीज़ है एक्स एक्सिस में अपन क्या लेते हैं, द एक्स एक्सिस इज यूजुअली द ओड्स रेशियो टिपिकली एज ए लोगरिथम स्केल। यानी ये क्या कि अपन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या एक मतलब क्या बनाते हैं, ग्राफ टाइप कुछ बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें जो एक्स एक्सिस है उस पर एक तो क्या लिखा जाता है, ओड्स रेशियो। अब इससे मतलब सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि ओड्स रेशियो क्या था, ठीक है। उससे पहले अपन की पहले का प्रीवियस मतलब बहुत पहले अपन ने क्या पढ़ा था, वो कोहोर्ट स्टडी पढ़ी थी, ठीक है, केस कंट्रोल स्टडी पढ़ी थी, उनमें आया था क्या, कौन सा कोड, ये ओड्स रेशियो। ओड्स रेशियो बेसिकली होता क्या है, ये एसोसिएशन दर्शाता है कि एक एक्सपोजर के कारण वो डिजीज़ कितने परसेंटेज होने के चांसेस हैं, या एक डिजीज़ मतलब उस एक्सपोजर यानी स्मोकिंग कर रहा है
कोई बंदा इसको स्मोकिंग कर रहा है तो उससे लंग कैंसर होने के चांसेस कितने हैं, कितना स्मोकिंग लंग कैंसर के मतलब होने के लिए क्या एसोसिएटेड है, वो ओड्स रेशियो बताता है। ठीक है, अपन ने क्या किया था याद करो। ठीक है, कोर्ट स्टडी में क्या लिया था अपन ने, एक कोर्ट लिया था, फिर ये स्टडी करते हैं कि कौन स्मोकिंग करता है कौन नहीं करता, यानी एक्सपोजर हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, फिर किन के डिजीज़ हुई है ए। ठीक है, जो एक्सपोजर करते थे मतलब जो स्मोकिंग करते थे, जिनके नहीं हुए वो बी। ठीक है, नॉन एक्सपोजर ठीक है उसमें सी और डी। तो ये हो गया वो अपना चार्ट। और ये जो रेशियो होता है AD/BC, इसको बोला जाता है कौन सा, ओड्स रेशियो। ठीक है, ये दर्शाता है कि एक्सपोजर से वो डिजीज़ कितना % एसोसिएट है। ठीक है, वो चीज़ें बताई जाती है। तो इस ग्राफ में अपन जो फॉरेस्ट प्लॉट है वो क्या होता है, डिस्क्राइब करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इफेक्ट साइज, कि इफेक्ट कितने साइज की मतलब इफेक्ट कितना प्रभावी है उस डिजीज़ का। तो अपन बेसिकली पढ़ तो यही रहे ना कि जितनी भी अपन ने स्टडी की है उनका डाटा जो अपन ने लिया है उनको एनालिसिस करना है अपन को। ठीक है, उनको एक जगह समराइज करना है। ठीक है, तो अब वो ये हो गया कि एक्स एक्सिस पर क्या लिखा जाता है, ओड्स रेशियो। वाई एक्सिस पर क्या लिखा जाता है, वाई एक्सिस इज यूजुअली एन अल्फाबेटिकल लिस्ट स्टडी है, कि अल्फाबेटिकली मतलब ऊपर से लेके नीचे तक। देखिए अल्फाबेटिकली इनके साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से अपन उस स्टडी को क्या करते हैं, नीचे प्लॉट करते हैं। ठीक है, दो चीज़ होगी, एक्स एक्सिस पे क्या लिखा जाता है ओड्स रेशियो, और वाई एक्सिस पे क्या लिखा जाता है अल्फाबेटिकली उससे जो अपन स्टडी कर रहे हैं उसकी लिस्ट के अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे मोंग एंड बास्टर, ठीक है, पोक्स लेम ओबरलेगेट, ये उनके क्या है मतलब साइंटिस्ट के नाम के अनुसार है। अब डिपेंड है कि ये बॉक्स क्या है। ठीक है, ये बॉक्स क्या है और ये डायमंड शेप क्या है। अब ये अपन ने पढ़ा था कि ओड्स रेशियो का मान एक कब होता है। ठीक है, ओड्स रेशियो का मान तब होता है एक, जब डिजीज़ उस एक्सपोजर से क्या हो, रिलेटेड ही नहीं हो। कि स्मोकिंग कर रहा है कोई बंदा तो उससे HIV पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, कि HIV हो रही है नहीं हो रही, तो ठीक है अपन स्टडी करते तो उसके लिए ओड्स रेशियो का आता है 1 आता है, कि उस एक्सपोजर का उस डिजीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, द पोजिशन ऑफ द स्क्वायर इज ए पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द ओड्स रेशियो, कि ये पोजिशन है ना किसकी, स्क्वायर की, वो इस एक से कितना इधर है और कितना इधर है। ठीक है, ओके, कि मतलब अगर एक से ज़्यादा है इसका मतलब है कि मतलब अपन ने देखा था ना कि ओड्स रेशियो अगर एक से ज़्यादा होता है इसका मतलब क्या होता है कि उस एक्सपोजर से मल्टीपल मतलब ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है उस डिजीज़ होने की। ठीक है, और कम होने के चांसेस कब होते हैं, मतलब कम होने का चांसेस मतलब है एक से ज़्यादा दर्शाने का मतलब मान लो 2 है, तो वो ये दर्शाता है कि स्मोकिंग करने से इस लंग कैंसर होने के चांसेस दुगुने हो जाएंगे, 10 गुना हो जाएंगे, 5 गुना हो जाएंगे, जितना भी ओड्स रेशियो का मान आएगा। ठीक है, और कम होने का मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल हो जाएगा, कि मतलब एक्सरसाइज करने से, जैसे एक्सरसाइज करने से इम्यूनिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, स्मोकिंग मतलब लंग कैंसर होने के चांसेस घट जाएंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, ओड्स रेशियो का मान 1 से कम आ जाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं अपन कि ये स्क्वायर की साइज क्या डिसाइड करती है। द साइज ऑफ द स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द वेट ऑफ द स्टडी अकॉर्डिंग टू द वेइंग रूल्स ऑफ द मेटा एनालिसिस। ठीक है, लाइकली रिप्रेजेंटिंग द सैंपल साइज एंड स्टैटिकल पावर। मतलब क्या है, तो साइज बेसिकली क्या बताता है, ये बता रहा है कि जो साइज आएगा ना उतना ज़्यादा उस स्टडी का वेटेज है। मतलब जैसे अपन अलग अलग स्टडी कर रहे हैं उनका एनालिसिस लिखा रहे हैं ना, तो उन सब स्टडीज़ के अंदर जो साइज सबसे बड़ी होगी उस स्टडी का वेटेज सबसे ज़्यादा होगा, यानी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जितना इधर या उधर होगा इस एक लाइन के, वो बताएगा ओड्स रेशियो का मान, यानी जितना इधर इधर होगा। ठीक है, 0.1 के पास होगा, जितना जितना 10 के पास होगा वो तो बताएगा इसका ओड्स रेशियो का मान। जबकि इसकी जो क्या है मतलब साइज है उस बॉक्स की, वो क्या बताता है, उस स्टडी का वेटेज बताता है। कि जैसे ये बॉक्स है थोड़ा बड़ा है तो इसका मतलब भाई स्टडी है ना, ये स्टडी है, इसका वेटेज क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, और ये अगर इस लाइन पे कहाँ आ रही है वो क्या बताएगा, इसका ओड्स रेशियो बताएगा। ठीक है, ये ठीक है, हर लाइन को अपनी एक्सेस पे नीचे मिलाएंगे। अब ये है कि ये डायमंड शेप जो बॉक्स है बेसिकली ये क्या है। ठीक है, क्योंकि बाकी तो स्क्वायर बॉक्स है सब, ये डायमंड शेप स्क्वायर है, ये क्या दर्शाता है ये बताते हैं। द डायमंड रिप्रेजेंट्स द कंबाइंड रिजल्ट ऑफ द ट्रायल। द रिजल्ट्स हैव स्टैटिकली सिग्निफिकेंस इफ द कंबाइंड रिजल्ट डू नॉट क्रॉस द वर्टिकल लाइन ऑफ द नो इफेक्ट। इसका मतलब है कि ये जितनी भी अपन ने स्टडीज़ की है, ठीक है, इन सब का डाटा अपन ने एनालिसिस किया, उसका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, रिजल्टेंट आएगा टोटल, वो क्या करता है, उसको डायमंड शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये कभी भी ये जो वर्टिकल लाइन है उसको क्रॉस नहीं करता। ठीक है, यानी डायमंड शेप कब यूज लेते हैं अपन, टोटल जो एनालिसिस है, टोटल जो स्टडी है उनके रिजल्ट्स को बोलते हैं। ठीक है, और बाकी तो हो गया कि जो स्क्वायर्स हैं वो क्या करते हैं, मतलब जो स्टडी है उसके वेटेज को डिनोट करते हैं, इनके आगे पीछे इनकी जो पोजीशन है वो ओड्स रेशियो को डिनोट करती है, और जो ओड्स रेशियो ये हो गया। ठीक है, एक्स एक्सिस में ओड्स रेशियो लेते हैं और वाई एक्सिस में क्या लेते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में स्टडीज़ का नाम लेते हैं। ठीक है, और ये मैंने बता दिया वर्टिकल लाइन जो क्या रिप्रेजेंट करती है, ओड्स रेशियो 1 को रिप्रेजेंट देती है, इसका मतलब होता है नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट ही नहीं है। ठीक है, और कंबाइंड रिजल्ट डू नॉट क्रॉस द वर्टिकल, जो कंबाइंड रिजल्ट है जो मैंने डायमंड शेप में बताया वो कभी भी वर्टिकल लाइन है ना उसको क्रॉस नहीं करेगा। इसका मतलब है कि ये जो है
वन, लाइन ऑफ नो इफेक्ट बोलते हैं ना इसको, यही तो है ये नो इफेक्ट वाली लाइन। कौन सी? वन जिसका ऑड से रेशियो है उसको कभी क्रॉस नहीं करेगी, ठीक है। फॉरेस्ट प्लॉट पहला। अच्छा, अगली स्टडी कौन सी है? फनल प्लॉट, ठीक है। ये क्या करता है? टू चेक पब्लिकेशन बाइस। पब्लिकेशन बाइस क्या होता है कि कोई भी, जैसे अपन ने क्या किया था, अपन ने सारी की सारी जो स्टडीज़ है उनका एनालिसिस किया, ठीक है, उनसे क्या निकाला? रिजल्ट निकाला। अब उनको क्या करना है? पब्लिश करना है अपन को, ठीक है। यानी अपन ने सारी की सारी क्या की? समराइज स्टडी की, ठीक है, उसके रिजल्ट्स को उनका डाटा का एनालिसिस किया, उनके रिजल्ट्स निकाले। अब उसको क्या करना है? अपन को पब्लिकली क्या करना, मतलब उनको छापना है, ठीक है, या आगे बताना होता है। तो बेसिकली ये होता क्या है कि जो रिजल्ट अपना आना चाहिए था, मतलब जो एक्सपेक्टेड थी अपनी, वो नहीं आकर अगर अलग आए, ठीक है, जैसे ये जो डाटा डॉट्स बता रखे हैं जो व्हाइट कलर में है, ये क्या है? बायस है। बायस का मतलब होता है कि बायस नहीं, सॉरी बायस नहीं, ये क्या है? अलग आ रहे हैं, मतलब अपना आना तो ऐसा चाहिए था रिजल्ट, बस ये ऐसा आ रहा है, मतलब जो अपनी एक्सपेक्टेड किया था वो नहीं आ रहा। तो अपन क्या करते हैं, इन अगर ये स्टडीज़ है इनको हटा देते हैं, ठीक है, इन स्टडीज़ को हटा देते हैं, जिसके कारण ये अपना जैसा दिखना चाहिए, मतलब जैसे अपनी एक्सपेक्टेड मतलब थी, एक्सपेक्टेड था वैसा ग्राफ आ गया। तो उससे होगा क्या? उससे क्या आएगा? बाइस उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। अगर ये अपने मतलब रियल स्टडी है उसको अपन ने क्या किया? नहीं हटाया है, ठीक है, जो रिजल्ट सही मतलब जो बेसिकली आया है, ठीक है, तो उसमें कोई बाइस नहीं का, तो नो पब्लिकेशन बाइस। लेकिन अपन ने क्या किया? जो अपने एक्सपेक्टेड मतलब अपना जो रिजल्ट नहीं आया है, जो अपने एक्सपेक्ट किया था, अगर उन्होंने उन स्टडीज़ को अपन ने हटा दिया है, तो उससे क्या होगा? उस पब्लिकेशन में अपना एक्सपेक्टेड तो आएगा, लेकिन उसमें क्या आ जाएगा? बाइस आ जाएगा पब्लिकेशन में। तो अपन क्या हो गया? बायस हो गया, अपन इस तरफ झुक गए कि ये रिजल्ट आना चाहिए, जबकि इन जो पब्लिकेशन स्टडीज है इनका अपन ने क्या किया है? स्टडी ही नहीं की, अपन ने इनको क्या बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अपन एक तरफ से क्या हो गया? बायस आ गया इसमें, ठीक है। में अपन तो रिजल्ट्स में अपन ने दो चीज़ देखी, ठीक है, एक तो फनल प्लॉट था, ठीक है, और एक फॉरेस्ट प्लॉट, ठीक है। तो दोनों के दोनों क्या हो गए? रिजल्ट आए। अब अपन क्या है? वैसे थर्ड स्टेज पे है, ठीक है। अपन ने सबसे पहले क्या किया कि मतलब तीसरी स्टेप क्या आई थी? रिजल्ट्स आई थी, ठीक है। तो रिजल्ट्स को दर्शाने के लिए अपन क्या करते हैं? दो चीज़ होते थे, एक तो फॉरेस्ट प्लॉट और एक फनल प्लॉट। तो फनल प्लॉट क्या दर्शाता है कि उसमें जो अपना रिजल्ट आया, जिसको अपन क्या करेंगे? पब्लिकेशन करेंगे, उसमें कितना बायस आता है और नहीं आता है, ठीक है। अगले वाले पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि डिस्क्रिप्शन का मतलब हो गया कि मेटा एनालिसिस बेसिकली होता है क्या? समराइज करके कंबाइन करके अपन क्या देते हैं? स्टडी कर देते हैं, फिर उसके रिजल्ट्स को अपन कैसे पब्लिश करते हैं, ठीक है। अब स्ट्रेंथ देखते हैं, स्ट्रेंथ क्या होती है, ठीक है। प्रोवाइड्स ए पॉइंट एस्टिमेट टू एन इफेक्ट साइज, मतलब है कि मान लो अपन ने क्या किया? स्टडी कर ली, डाटा एनालिसिस कर लिया, उसका पूरा का पूरा रिजल्ट लेने समराइज, अपन ने सारी की सारी स्टडी को समराइज कर दिया। अब उससे क्या होगा? एक पॉइंट एस्टिमेट निकलेगा कि इफेक्ट साइज, मतलब इफेक्ट में अपन को क्या क्या करना चाहिए, क्या एस्टिमेट पॉइंट निकलेंगे, ठीक है, उस स्टडी का वो होगा, ठीक है। कॉमनली रिपोर्ट है कॉन्फिडेंस इंटरवल्स अराउंड द इफेक्ट साइज, इससे अपना ना कॉन्फिडेंस इंटरवल है ना, वो भी क्या होगा? अच्छा होगा। इसके अलावा ये क्या कहता है? आइडेंटिफाई फ्यू गैप्स इन द पर्टिकुलर फील्ड, कि ये क्या करता है? ये आइडेंटिफाई करता है कुछ गैप्स को, पर्टिकुलर फील्ड में अगर कोई गैप्स हैं, ठीक है, उसमें क्या करता है? ये स्ट्रेंथ, मतलब ये जो मेटा एनालिसिस है उससे, मतलब जो समराइज स्टडी है, वो जो गैप बन जाते हैं, ठीक है, उस स्टडी के दौरान उनमें उनको क्या करता है? ये आइडेंटिफाई करने का काम कर लेता है कि अपन सारी की सारी स्टडी कर रहे हैं और उनमें कोई गैप मिल गया, ठीक है, अपन को जो मतलब जो सही नहीं है, तो उसको क्या कर सकते हैं अपन? पूरा मतलब उसको मेटा एनालिसिस के थ्रू पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इसकी लिमिटेशंस क्या है, ठीक है, वो चीज़ देखते हैं। लिमिटेशंस क्या है? एक तो होता है गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका मतलब क्या है कि अपना जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, सारी अपन ने क्या किया? पूरा एनालिसिस किया सारी स्टडीज़ का, तो जो रिजल्ट आया वो तभी अच्छा आएगा जब अपन उसमें ओरिजिनल डाटा डालेंगे, ठीक है। ओरिजिनल डाटा मतलब सही से वैलिड डाटा डालेंगे, तभी वो रिजल्ट क्या देगा? सही देगा, ठीक है। रिजल्ट कैन ओनली बी गुड एज द ओरिजिनल डाटा इज वैलिड, कि जितने वैलिड अपने डाटा डालें उसी के प्रकार क्या होगा, यानी कितना गार्बेज अपन ने अंदर डाला है उतना ही गार्बेज बाहर निकलेगा। कुल मिला के कोई भी डस्टबिन हो या कुछ किसी भी बर्तन या कुछ भी मान लो, इसको गीगो बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या है? एप्पल्स एंड ऑरेंजेस इफेक्ट, टेंडेंसी टू एवरेज और मैच टुगेदर डिफरेंस इफेक्ट्स। इसका मतलब है कि टेंडेंसी, जैसे अपन ने ठीक है अच्छी स्टडीज़ लिए, कुछ अपन ने बहुत ही बेकार स्टडी लिए, ठीक है, जिसका अपन मतलब सही डाटा भी एनालाइज नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसे ही मतलब हाइपोथेटिकल डाटा है, तो अपन उनको मिक्स करेंगे तो उसका क्या आएगा? डिफरेंट इफेक्ट आएगा, ठीक है, टुगेदर डिफरेंट इफेक्ट आएगा। जैसे एप्पल क्या होती है? मीठी होती है, और ऑरेंजेस क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। पर टेंडेंसी होती है इसकी मास टुगेदर करने के कारण उनका इफेक्ट क्या आता है? अलग आता है। अगला है फाइल ड्रॉर इफेक्ट। फाइल ड्रॉर इफेक्ट का मतलब होता है कि अपनी मतलब ड्रॉर होती है, उसमें क्या होते हैं? बहुत सारी फाइल्सें होती है, या बहुत जो मतलब अपने काम की जो इंस्ट्रूमेंट है उनको अपन निकाल लेते हैं और जो कचरा पड़ा रहता है उसको पड़ा रहने देते हैं। इसी प्रकार जो अपन ने बायस देखा था ना अभी, पब्लिकेशन बायस, कि अपने अनुसार जो रिजल्ट आने चाहिए वो अपन उस तरफ क्या हो जाता है? बायस हो जाते हैं। तो इसमें क्या बायस आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लिमिटेशन है इसकी ये, ठीक है, ठीक है। रिलीज ऑन शेयर सब्जेक्टिविटी रादर देन ऑब्जेक्टिविटी, मतलब क्या है कि इसमें क्या है कि जैसे अलग अलग स्टडीज़ अपन लेते हैं, ठीक है, तो अपन कुछ स्टडीज ऐसी होती है जो मतलब कोई एक स्टडी जो अनबाइज्ड है, उसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, अपन बायस नहीं हुए उसमें किसी तरफ, ठीक है, अपने पक्षपात नहीं किया, जो कि यूनिवर्सली क्या है? वेरीफाइबल ट्रूथ है,
कि इसका रिजल्ट ये आना चाहिए डाटा एनालिसिस के थ्रू, लेकिन अपन उससे शिफ्ट हो जाते हैं कहाँ की तरफ, कि जो अपना क्या था इनका कंबाइंड रिजल्ट आता है ना, उसकी तरफ अपन क्या आ जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं कि मतलब जैसे ही कि अपन को नॉलेज है कि इसका इफेक्ट ये आना चाहिए, लेकिन अपन फिर भी बायस हो जाते हैं किसकी तरफ, जो इनका कलेक्टिवली रिजल्ट आता है, ठीक है, उसकी तरफ। यानी ऐसे डाटा जो सब्जेक्टिवली अपने पास उपलब्ध है, फिर भी अपन कंबाइंड रिजल्ट को ज़्यादा सही मानते हैं, इसीलिए अपन क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं सब्जेक्टिव से लेकर ऑब्जेक्टिव तक, ठीक है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव की तरफ अपन क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। ये इसका एक क्या है, लिमिटेशन है मेटा एनालिसिस का। अगला अपन पढ़ते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी। बेसिकली क्रॉस सेक्शनल स्टडी है क्या, ठीक है, अपन आराम से पढ़ते हैं इसको। क्रॉस सेक्शनल स्टडी इज बेस्ड ऑन द सिंगल एग्जामिनेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए पॉपुलेशन एट वन पॉइंट ऑफ ए टाइम। यानी एक टाइम पर अपन क्या लेते हैं, एक स्टडी पॉपुलेशन लेते हैं, ठीक है, उसको उस पर स्टडी करते हैं अपन, ठीक है। अपन प्रिविलेंस केस लेते हैं, अब मैंने बताया था ना प्रिविलेंस और इंसिडेंस क्या केस क्या होता है। प्रिविलेंस केसेस जो इतने सालों में मतलब चले आ रहे हैं, या जो पुराने केस है, ठीक है, और इंसिडेंस केस कौन से होते हैं, जो पुराने प्लस ओल्ड प्लस न्यू केसेस को क्या बोलते हैं, इंसिडेंस केसेस बोलते हैं, ठीक है। प्रिविलेंस और इंसिडेंस, जो प्रिविलेंस केसेस है उन पर अपन क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। पुराने केसेस है उन पर अपन क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कोई डिजीज़ है उसके लिए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं अपन कि एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर एक पॉपुलेशन है, उस पर स्टडी करके उसको अपन क्या करेंगे, लार्जर पॉपुलेशन पे अप्लाई कर देंगे उसके रिजल्ट को, उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ठीक है। तो रिजल्ट ऑफ ए सैंपल आर देन प्रोजेक्टेड टू द ऑल पॉपुलेशन। एक छोटी पॉपुलेशन पे क्रॉस सेक्शनल स्टडी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, उसको अपन निकालेंगे, सेलेक्ट, ठीक है, रैंडम सेलेक्ट करेंगे, सैंपल ऑफ पॉपुलेशन लेंगे, ठीक है, उनको रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, सैंपल लेंगे, ठीक है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल क्या होता है, बेसिकली जैसे अपन स्टडी कर रहे हैं अपनी 2025 बेच पे, ठीक है, सॉरी 2023 बेच, ठीक है, जो मेरा बेच है, अपन उस पर कोई स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन पूरी जो बेच है उसको नहीं लेंगे, और उसमें से कुछ रिप्रेजेंटेटिव बच्चे ही लेंगे जिस पर अपन को क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है। तो बेसिकली अपन को ये तो अभी पढ़ेंगे अपन पूरा प्रोसेस, लेकिन क्रॉस सेक्शनल स्टडी है क्या, वही कैसे पता लगेगा कि अपन मतलब उसकी डेफिनेशन क्या है, कि एक सिंगल छोटी पॉपुलेशन लेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन लेंगे, फिर उस पर जो रिजल्ट आएगा स्टडी का, उसको अपन क्या करेंगे, पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई करेंगे, उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी। मतलब एक क्रॉस सेक्शन लेंगे छोटा सा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, जैसे मान लो स्मोकिंग पे करते हैं अपन, 2023 बेच है, सॉरी पर ये अपन क्या करें, पास्ट में करेंगे, तो 23 मतलब क्योंकि हाँ पर अभी 2025 चल रहा है तो अपन 23 ले सकते हैं, सही बात है, ठीक है। 2023 वो बेच है, ठीक है, उसको अपन क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव बेस सैंपल के रूम में कुछ बच्चे ले लिए अपन ने, ठीक है। फिर अपन को उनको आगे स्टडी करेंगे कि किन को उन्होंने स्मोकिंग चालू की है और किन किन ने स्मोकिंग चालू नहीं की है, ठीक है। अब अपन स्टडी कर रहे हैं कि स्मोकिंग से किसको लंग कैंसर होगा या नहीं होगा, ना करें मतलब भगवान ना करें, लेकिन फिर भी मान लो हो सकता है, ठीक है। तो एक्सपोज और नॉन एक्सपोज में क्या हो गया कि कौन स्मोकिंग करता है कौन नहीं करता। फिर अब 2025 वर्तमान समय में या 26 में किस किस को डिजीज हुई है या नहीं हुई है, वो अपन स्टडी करेंगे इस क्रॉस सेक्शनल स्टडी में, ठीक है। यानी रिप्रेजेंटेटिव सैंपल किसको बोलते हैं कि आइडेंटिफाई एक्सपोजर स्टेटस एंड डिजीज स्टेटस विद इन। इस सैंपल के अंदर अपन को ये पता लगेगा कि एक्सपोजर स्टेटस कितना है, कौन कौन एक्सपोज हुआ है, मतलब एक्सपोजर कौन सा, स्मोकिंग, अपन जहाँ एग्जाम्पल के थ्रू ले रहे हैं, ठीक है। ओबेसिटी भी ले सकते हैं कि मतलब कि अपनी डाइट में क्या है, शुगर कंटेंट या जो भी डाइटरी फाइबर डाइटरी कंटेंट वगैरह जिसके कारण ओबेसिटी होती है, वो भी अपन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल में एक्सपोजर के रूप में एक तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। और क्या पता लगेगा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल में डिजीज का स्टेटस की किन लोगों के कितनी कितनी डिजीज हुई है। तो जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशनल एपिडेमियोलॉजी स्टडी, ठीक है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है कि अपन किसी स्टडी को अगर किसी मतलब स्टडी है उसको अगर अपन स्टडी कर रहे हैं कि इस पॉपुलेशन पे अपन स्टडी करें, तो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है कि इसका एक क्रॉस सेक्शन लेंगे, फिर अपन उसके रिजल्ट को क्या करेंगे, पूरी पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है वो देखेंगे। उससे पहले ये है एक नोट, क्रॉस सेक्शनल स्टडी प्रोवाइड्स, मैंने बोला था ना, प्रिविलेंस ऑफ द डिजीज। प्रिविलेंस क्या होता है कि पुराने केसेस जो होते हैं उन्हीं के बारे में बताता, ठीक है। इंसिडेंस की प्रिविलेंस और इंसिडेंस नहीं बताता कुल मिला के, ठीक है। यानी अपन जो स्टडी कर रहे हैं वो पुराने डिजीज पे, ठीक है, पुराने लोगों पे कर रहे हैं। जैसे 2023 से स्टडी करके अपन वर्तमान समय में आएंगे, ठीक है। यानी इसमें अपन को ये नहीं है कि केस कंट्रोल स्टडी और कोर्ट स्टडी की तरह, ठीक है, फ्यूचर में जाना है, पास से फ्यूचर में आना है, या फिर आगे फ्यूचर में स्टडी करनी है, ठीक है, या फिर जो मतलब कोज है उससे पीछे बैकवर्ड टाइम में जाके एक्सपोजर पे जाना है, इससे कुछ नहीं है, ठीक है। बेसिकली जैसे अपन को अभी स्टडी करनी है तो अपन पहले के कोई पॉपुलेशन लेंगे, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेंगे, क्रॉस सेक्शन लेंगे, उस पर अपन ये देखेंगे कि किन्होंने मतलब ये एक्सपोजर चालू किया नहीं किया, और फिर अपन क्या करेंगे, इसमें ये डायरेक्ट पता लगेंगे कि इसको डिजीज है या नहीं है अभी, ठीक है। सॉरी मैंने एक चीज़ गलत बताई कि जो प्रिविलेंस है ना उसका मतलब होता है ओल्ड केसेस प्लस न्यू केसेस, इसको करेक्शन कर लेना, बिल्कुल सॉरी भाई। मतलब प्रिविलेंस केसेस क्या होते हैं, ओल्ड केसेस प्लस न्यू केसेस, और सिर्फ जो न्यू केसेस होते हैं उनके क्या बोलते हैं, इंसिडेंस, ठीक है, उनके क्या बोलते हैं, इंसिडेंस बोलते हैं, और ओल्ड प्लस न्यू केसेस है उनको बोलते हैं प्रिविलेंस।
तो जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है वो क्या बताती है, प्रिविलेंस केसेस बताती है, नहीं जो अभी चल रहे हैं और जो पुराने चलते आ रहे हैं, ठीक है, नए केसेस और पुराने केसेस दोनों को बताती है कौन से, प्रिविलेंस केसेस। इसमें क्या होता है, सिंगल एग्जामिनेशन होता है, सिर्फ एक ही बार अपन किसी पॉपुलेशन में जाएंगे, उनको पूछेंगे, ठीक है, कि उन्होंने मतलब प्रीवियस डाटा अपन इकट्ठा करेंगे, सिंगल स्नैपशॉट की तरह है, ठीक है, सिर्फ एक ही बार अपन सिंगल एक्सपोजर करेंगे उन पॉपुलेशन के साथ। तो एडवांटेज क्या है इसके कि प्रोवाइड कराता है प्रिविलेंस ऑफ द डिजीज अंडर स्टडी। बताया ना मैंने, प्रिविलेंस केसेस कौन से होते हैं, जो कि ओल्ड केसेस प्लस न्यू केसेस जो अभी चल रहे हैं और जो पुराने चलते आ रहे हैं उनको प्रिविलेंस केसेस बोलते हैं। गिव्स द स्नैपशॉट ऑफ पॉपुलेशन, मैंने बोला ना स्नैपशॉट एक मतलब एक तरीके से स्नैपशॉट देंगे, ठीक है, कि डायरेक्ट अपन पॉपुलेशन में जाएंगे, सिंगल एग्जामिनेशन एक बार में उनको पूछेंगे कि उनको मतलब क्या एक्सपोजर किन किन के हुआ है नहीं हुआ, किसी स्टडी को लेंगे, उसको रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, ठीक है, बाकी ये स्टडी डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। ये क्रोनिक डिजीज पे मोर क्या होता है यूजफुल, क्योंकि क्रोनिक मतलब पहले से चली रही है, तभी तो उसका डाटा कुछ मतलब 3 साल तक 2 साल तक जैसे अपन स्टडी कर रहे हैं या कितने भी साल तक कर रहे हैं, तभी तो उसका डाटा रहेगा अपने पास। क्योंकि जो मतलब क्या होता है, क्रोनिक ना होके अगर मान लो कोई क्रोनिक डिजीज है नहीं, तो फिर उसका क्या करेंगे अपन, एक साथ इतने डाटा इकट्ठा भी नहीं कर सकते, ठीक है। कुल मिला के एक्यूट डिजीज के लिए नहीं है, ठीक है। एक्यूट डिजीज क्या होती है कि वो जस्ट मतलब अभी चालू हुई है या, ठीक है, तो उनका अपने पास क्या नहीं का पूरा डाटा नहीं लेगा, जिसके कारण उसका एनालिसिस नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज। टेल्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज रादर देन ईटियोलॉजी, यानी क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन तो बता देता है डिजीज का कि कितने फैल रहे हैं, कितने पॉपुलेशन फैल रहे हैं, ठीक है, नए केस पुराने केस कितने आ रहे हैं, ठीक है, कितने % जो केसेस है वो मान लो जैसे स्मोकिंग से रिलेटेड है, लंग कैंसर, लेकिन ये ईटियोलॉजी नहीं बता पाता ढंग से। ईटियोलॉजी का मतलब है कि कंफर्म नहीं कर सकते कि ये इसी कारण हुई है, ठीक है, उसका जो पॉजिटिव फैक्टर है उसका अपन पता नहीं लगा सकते, ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। कैन नॉट एस्टेब्लिश द कैजुअलिटी एज डज नॉट एस्टेब्लिश टाइम सीक्वेंस, मतलब क्या है इसमें, क्या है कि अपन ने कोई टाइम सीक्वेंस तो ली नहीं कि यहाँ से लेके यहाँ तक अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। यहाँ अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट जाते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम को उठाते हैं, उस केस में कितने स्टडी मतलब अपन सैंपल लेते हैं, उसी टाइम किन के डिजीज हुई थी या नहीं हुई थी ये देखेंगे, ठीक है। सॉरी मैंने बताई नहीं, ये वर्तमान समय नहीं है, उसी का टाइम है, ठीक है, मतलब उसी टाइम का 2023 का ही, ठीक है। तो 2025 तक नहीं आएंगे अपन, इतना स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि अपन ने क्या किया, टाइम के साथ स्टडी नहीं की है उसकी, ठीक है। कैन नॉट एस्टेब्लिश द कैजुअलिटी, ठीक है, कैजुअलिटी का पता नहीं चलता ना, क्योंकि इसमें टाइम को अपन ने क्या दिया, सीक्वेंस के अनुसार अपन चले ही नहीं, अपन तो एक स्नैपशॉट लिया, अपन डायरेक्ट चलेंगे 2000 पॉपुलेशन की एक स्टडी पॉपुलेशन ली, इसमें रिप्रेजेंटेटिव सैंपल चुनेंगे, ठीक है, किन को एक्सपोज हुआ था उस टाइम या नहीं हुआ था, और किन किन को उससे डिजीज हुई कि नहीं हुई, ठीक है। ये कराता है प्रोवाइड्स लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज और इंसिडेंस की बहुत ही क्या होता है, लिटिल इन्फॉर्मेशन देता है। क्योंकि जो क्या होता है, इंसिडेंट्स क्या होते हैं, नए केसेस होते हैं, तो नए केसेस तो ये बहुत कम बताता है ना, क्योंकि ये पहले की स्टडी है, एक स्नैपशॉट लिया था अपने पास्ट में जाके, ठीक है। तो ये क्या करता है, लिटिल हिस्ट्री देता है किसकी, इंसिडेंस केसेस की। इंसिडेंस केसेस जो होते हैं वो न्यू केसेस होते हैं उन्हीं की। थैंक यू गाइज। इसी के साथ आज अपनी क्या होती है, एपिडेमियोलॉजी खत्म होती है। अब अपन नया टॉपिक ये नई यूनिट चालू करेंगे, इम्यूनाइजेशन वाली, वैक्सीन्स और कोल्ड चेन रिएक्शन, ठीक है। प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू गाइज।